नमस्कार साथियों, एक बार से फिर आपका मैं अपना पवन सिहाग तक्षशिला 2020 क्लासेस के लाइव प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस लॉकडाउन की सौगात आपके सामने लेके हाजिर हूं। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेंट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब से पहले मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर हमारे 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिनके अंदर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। यदि पुर्तगालियों का डिस्कशन किया जाए तो ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा, पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर। ओके, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मराठा। आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि मराठा किस तरह के थे, किस तरह से वहां पे छत्रपति हुआ करता था और किस तरह से वहां पे पेशवा हुआ करते थे। क्योंकि जब मराठाओं का जिक्र आता है, चाहे आप बाजीराव की बात करें, किसी की भी बात कर लें, तो 2 चीजें देखने को मिलती है। एक होता है पेशवा और दूसरा होता है छत्रपति। आज हम इन्हीं के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि इस मराठा जो साम्राज्य है, इस मराठा साम्राज्य में अंग्रेजों का विस्तार, यानी कि अंग्रेजों का विस्तार किस तरह से हुआ। क्योंकि लास्ट टाइम हम बंगाल के ऊपर देख चुके हैं। जिस साथी ने बंगाल को नहीं पढ़ा है वो पहले बंगाल को पढ़ लीजिए, यानी जो लेक्चर नंबर 2 है ईस्ट इंडिया कंपनी पे, जिसमें हमने बंगाल के ऊपर विस्तार के बारे में बताया था कि बंगाल पे विस्तार किस तरह से किया, ठीक है ना, किस तरह की नीतियां लेके आए और कैसे बक्सर का युद्ध होता है और किस तरह से बैटल ऑफ प्लासी होता है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में और मराठा साम्राज्य के बारे में देखेंगे कि जो 3 एंग्लो मराठा युद्ध होते हैं, किस तरह से अंग्रेज अपनी नीतियां लेके आते हैं और किस तरह की कार्यविधि यहां पे रहती। तो जल्दी जल्दी साथियों लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। आपका एक प्यारा सा कमेंट और लाइक हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करेगा, तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मराठा साम्राज्य। यदि मराठा साम्राज्य को देखा जाए तो मुख्य रूप से यहां 2 चीजें देखने को मिलती हैं। एक यहां पे छत्रपति होता है, क्या होता है, छत्रपति होता है, और दूसरा कौन होता है, इनके अंदर पेशवा होता है। पेशवा की पद इनमें होता था। तो यदि इन दोनों में से वास्तविक पावर मानी जाए तो मुख्य जो होता था, मुख्य कौन होता था, छत्रपति हुआ करता था, और छत्रपति के अंडर जो काम करते थे वो कौन करते थे, पेशवा किया करते थे। आगे जाके देखेंगे कि पेशवाओं के हाथ में मराठाओं की वास्तविक शक्ति आ जाएगी और शक्ति आने के बाद किस तरह से मराठा अपनी शक्ति का विस्तार करेंगे और किस तरह से मराठाओं का विघटन होगा। क्योंकि एक चीज देखी जाए तो मराठा काल में ऐसा समय आता है जब पूरे भारतवर्ष को नहीं, विश्व को यह लगता है कि यदि अंग्रेजों को कोई टक्कर देने वाला है भारत में तो वो कौन सा है, मराठा साम्राज्य है। मराठा लगभग अंग्रेजों जैसी शक्ति हासिल करके बैठे। तो यदि मराठाओं की बात करें और इनके अंदर छत्रपति की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है शिवाजी महाराज का। किसका, शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है इनको, मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है। तो मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक है वो रहेंगे छत्रपति, और छत्रपति कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज क्या रहेंगे, इसके वास्तविक संस्थापक रहेंगे। अपना कार्यभार संभालने के बाद छत्रपति शिवाजी ने अनेक कार्य किए। उन कार्यों में से प्रशासनिक सुधार भी देखने को मिला। इन्होंने प्रशासन को सुधारने के लिए अनेक काम किए। इसके अलावा क्या काम किया, इन्होंने 8 लोगों का एक दल बनाया था। क्या बनाया था इन्होंने, 8 लोगों का एक मुख्य दल बनाया था। 8 लोग होते थे और ये 8 लोग क्या काम करते थे, जो भी इनके प्रशासन के कार्य थे या मैं कहूं इनके जो राजनीतिक कार्य थे, इन राजनीतिक कार्यों को करने का काम किया करते थे। इन 8 लोगों में से जो मुखिया हुआ करता था वो मुखिया वास्तव में कौन होता था, पेशवा कहलाता था। मतलब
प्रशासन को सुधारने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या काम किया, 8 लोगों का एक दल बना दिया जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य संभालेंगे, और उन 8 लोगों में से जो मुखिया रहने वाला है वो कौन रहने वाला है, पेशवा रहने वाला। ओके, यदि इनके बाद वाले छत्रपति की बात की जाए तो इनके आने वालों का नाम देखने को मिलता है संभाजी। कौन रहेंगे, संभाजी। कई बार क्या होता है, जो एचपीएससी या स्टेट पीएससी का जो एग्जाम होता है उनके अंदर छत्रपतियों का क्रम पूछ लेता है कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। तो प्रथम नंबर पे जो देखने को मिलेंगे वो शिवाजी महाराज देखने को मिलेंगे, और दूसरे नंबर पे कौन देखने को मिलेंगे, संभाजी देखने को मिलेंगे। तीसरे की बात करें तो राजा राम देखने को मिलेंगे। कौन है, राजा राम देखने को मिलेंगे, और राजा राम के साथ साथ कौन है, ताराबाई भी देखने को मिलेगी। कौन, राजा राम और ताराबाई तीसरे नंबर के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। और चौथे नंबर की बात करें तो शाहू महाराज का नंबर आता है। किसका, शाहू महाराज का नाम आता है। तो ये मुख्य रूप से क्या है, 4 पेशवाओं को याद रखना है। आप छत्रपति शिवाजी को याद रखेंगे जो कि मराठा साम्राज्य के फाउंडर माने जाते हैं। 8 लोगों का दल बनाएंगे जो प्रशासनिक कार्य देखेंगे, और जो इनका मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा, पेशवा कहलाएगा। दूसरे की बात करें, संभाजी महाराज रहेंगे, और संभाजी महाराज अपनी सारी की सारी ताकत किसको सौंप देंगे, आगे आने वाले समय में पेशवाओं को सौंप देंगे। तो संभाजी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि ये अपनी शक्ति किसको सौंप देंगे, पेशवाओं को सौंप देंगे। तीसरा राजा राम और ताराबाई का जिक्र आता है, और चौथे पे देखा जाए तो शाहू महाराज आते हैं। सॉरी, संभाजी नहीं सौंपते हैं, शाहू महाराज अपनी वास्तविक शक्ति किसको सौंपते हैं, पेशवाओं को सौंप देते हैं। तो ये क्रम आपको जरूर याद रखना है, कम से कम इन 4 छत्रपतियों का। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही शाहू महाराज का समय आता है तो शक्ति सारी की सारी क्या है, पेशवाओं के पास चली जाती है। इसलिए आगे का क्रम छत्रपतियों का हम नहीं देखते, आगे का जो क्रम है वो महत्वपूर्ण रहता है पेशवाओं का, कि पेशवा कौन कौन से रहेंगे। तो यदि पेशवाओं की बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है बाजीराव विश्वनाथ। किसका आता है, बाजीराव विश्वनाथ। बाजीराव विश्वनाथ, विश्वनाथ जी का मुख्य रूप से पेशवा के रूप में नाम देखा जाता है, जिनका समय देखा जाए तो 1713 से लेके 1720 तक इन्होंने क्या किया, राज किया था। ठीक है ना, इनके बारे में ये बात जरूर याद रखना। ठीक है, पहले पेशवा कौन है, देखिए पेशवा इससे पहले भी थे, पर शक्ति के आधार पे देखा जाए तो बाजीराव विश्वनाथ से शुरू करते हैं, जिनका समय 1713 से लेके 1720 के बीच में रहेंगे, और इनको मराठा साम्राज्य का सेकंड संस्थापक, कौन सा, द्वितीय संस्थापक इनको माना जाता है। द्वितीय संस्थापक इसलिए माना जाता है कि कारण क्या होता है कि जो शाहू महाराज है, कौन है, शाहू महाराज है, वो सारी शक्ति किसको दे देते हैं, सारी की सारी शक्ति पेशवा को दे देते हैं। और इसके बाद इनके प्रशासनिक सुधार कार्यों की बात करें, चाहे राजनीतिक कार्यों की बात करें, तो वो शिवाजी महाराज से भी अच्छी देखने को मिलते हैं। ओके, सॉरी मार्कर गिर गया था। तो यही कारण है कि इनको दूसरा संस्थापक माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, कंपटीशन पूछ सकता है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन है, तो बाजीराव विश्वनाथ रहेंगे, जिनका समय 1713 से लेकर 20 के बीच में रहेगा। और शाहू महाराज ने क्या काम किया था, इनको अपनी सारी की सारी शक्ति सौंप दी थी। ओके, यहां तक इनके बारे में जरूर याद रखना है। एक महत्वपूर्ण इनकी बात यह याद रखनी है कि 1719 में, कब, 1719 में क्या होता है, जो शैद बंधु होते हैं या शैद जो भाई होते हैं, बंधुओं के साथ क्या करते हैं, एक संधि करते हैं। क्या करते हैं, शैद बंधुओं के साथ एक संधि करते हैं। कब, 1719 में। और करेंगे क्या, जो मुगल राजा या मुगल सम्राट फर्रुख शेर है, इनको क्या करेंगे, गद्दी से हटा देंगे। मदद कौन करेगा, यहां पे बाजीराव विश्वनाथ करेंगे,
किसको हटाने में? 1719 में सेंध बंधुओं के साथ संधि करके मुगल सम्राट फर्रुख शेर है, इनको क्या काम करेंगे? पद से हटा लेंगे। ओके, इसके अलावा यदि बाजीराव विश्वनाथ की बात की जाए तो जो चौथ कर होता था, कौन सा? चौथ कर। चौथ कर लेने के लिए भी किसको जाना जाता है? मुख्य रूप से बाजीराव विश्वनाथ को याद किया जाता है। ओके, और जो रिचर्ड नाम का एक अंग्रेज, कौन है? रिचर्ड। चलो बता देता हूं, इतना ज्यादा नहीं डीप में जाता, फिर भी चलो देख लेते हैं कि जो 1719 की संधि होती है उसको रिचर्ड नाम का जो अंग्रेज है वो इसको मेगना कांटा का नाम देता है। क्या बोलता है? मेगना कांटा का नाम देता है। ओके, तो ये मुख्य वो बातें हैं जो आपको बाजीराव विश्वनाथ के बारे में याद रखनी है। यहां तक किसी मेरे साथी को कोई समस्या? देखिए, कर्म पूछ लेता है और इनके जो मुख्य मुख्य कार्य है वो पूछ लेता है, और चौथ कर आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? बाजीराव विश्वनाथ को जाता है। और चौथ कर मात्र मराठा साम्राज्य में लिया जाता था, तो इसलिए ये चौथ वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो बातें जरूर याद रखनी है, चौथ का कर हो गया और एक सेकंड संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे पेशवा बन के कौन आते हैं। जब इनका समय पूरा हो जाता है तो इसके बाद आते हैं बाजीराव। कौन आते हैं? बाजीराव। बाजीराव क्या है? दूसरे पेशवा के रूप में आते हैं, जो 1720 से लेके 1740 तक, 1720 से लेके 1740 तक 20 साल तक पेशवा के पद पे रहेंगे और जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो ये करें। ये क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये सेना का विस्तार करेंगे। क्या करेंगे? सेना का विस्तार करने का काम करेंगे। ठीक है ना? देखिए, मराठा साम्राज्य में थोड़ी टाइम पहले बता रहा था आपको कि मराठा साम्राज्य को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि ये एक तरह से अंग्रेजों को टक्कर देने वाला राज्य था। हालांकि बाद में इसका विघटन हो जाता है, अनेक नए इस वक्त मराठा पेशवाओं का उदय होता है, दूसरे वंशों का उदय होता है, परंतु आरंभिक फेज देखा जाए, बाजीराव विश्वनाथ का देख लो चाहे आप बाजीराव का देख लो, ठीक है ना? तो ये क्या काम करते हैं? ये सेना का विस्तार करते हैं, बहुत बड़ी सेना रख लेते हैं, और इसके अलावा इनको एक खास युद्ध नीति के लिए जाना जाता है जिसको बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध नीति। कौन सी युद्ध नीति? गुरिल्ला युद्ध नीति। देखिए, ये जो गुरिल्ला युद्ध नीति है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। गुरिल्ला युद्ध नीति क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस युद्ध नीति के अंदर क्या होता था, जैसे मान लिया ये एक पहाड़ी है, ये दूसरी पहाड़ी, ठीक है? जब कोई दुश्मन की सेना इस पहाड़ी के इस बीच वाले दर्रे से गुजरती थी, तब क्या होते थे? मराठा सैनिक यहां छिप जाया करते थे और इनके ऊपर क्या है? छिपकर वार किया करते थे। ये विधि जो है इसको गुरिल्ला युद्ध नीति के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, गुरिल्ला युद्ध नीति के लिए किसको जाना जाता है? बाजीराव को जाना जाता है, जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग किया था। ओके, चलिए इनके बारे में अगली महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं कि बुंदेलखंड के शासक है छत्रावास। कहां के? बुंदेलखंड के राजा हैं या शासक हैं कौन? छत्रवास। छत्रवास जो क्या है? यहां के राजा है, या यहां के छत्रवास नहीं छोरी छत्रसाल, छत्रसाल बुंदेलखंड के राजा है। अब क्या होता है कि इनके ऊपर हो जाता है आक्रमण। जब बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल पे आक्रमण होता है तो ये क्या काम करते हैं? बाजीराव पेशवा से मदद मांगते हैं। ये मदद के लिए जाते भी हैं, और यहां पे इनकी एक पुत्री है जिनका नाम क्या है? मस्तानी। क्या नाम है? मस्तानी। और पहली बार मस्तानी से मुलाकात भी यही होती है। आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म जरूर देखी होगी, उसके अंदर इसी दूसरे पेशवा जिनका शासनकाल 1720 से लेके 1740 तक रहा था, उन्हीं का जिक्र मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ओके ओके, अगला ये क्या काम करते हैं कि मुगल जो वंश होता है, कौन है? मुगल जो होते हैं, मुगलों की तुलना करते हैं। किसके साथ तुलना करते हैं?
खोखले वृक्ष के साथ। किसके साथ? खोखले वृक्ष के साथ तुलना करने वाला पेशवा कौन है? तो वो है बाजीराव रहेंगे, जिन्होंने मुगलों की तुलना एक खोखले वृक्ष से करी थी और कहा था ये वृक्ष अब बर्बाद हो चुका है, इसको अब उखाड़ फेंकना चाहिए। ओके, चलिए। और यही कारण है कि 1737 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, कौन? मोहम्मद शाह, इनके ऊपर क्या कर देते हैं? ये आक्रमण कर देते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि ऐसे कौन से मराठा रहे थे जिन्होंने मोहम्मद शाह पे आक्रमण करने का काम किया? तो वो कौन रहेंगे? 1737 में बाजीराव रहेंगे, जिन्होंने कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह पे आक्रमण किया था। इससे पहले किसी भी मराठा ने कभी भी मुगलों के ऊपर आक्रमण नहीं किया था। ओके, चलिए। इसके अलावा इनकी मुख्य चीजें देखी जाए तो इन्होंने अपने राज्य को अटक से लेके कृष्णा तक, अटक से लेके इन्होंने अपने राज्य को कृष्णा नदी तक फैलाने का इन्होंने काम किया था। ओके, इसके अलावा पालखेड़ा का युद्ध भी ये लड़ते हैं। कौन सा युद्ध लड़ते हैं? पालखेड़ा का, पालखेड़ा का युद्ध। ये युद्ध किसके बीच में होता है? बाजीराव के बीच में, और दूसरी तरफ होता है इनके सामने हैदराबाद का निजाम। कौन होता है? हैदराबाद का निजाम। इन दोनों के बीच में क्या होता है? पालखेड़ा का युद्ध होता है। पूछा जाए तो याद रख लेना, पालखेड़ा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। और सिवा गांव, कौन सा? मुंगी सिवा गांव के इनके बीच में क्या हुई थी? संधि या ट्रीटी हुई थी। ठीक है ना? तो देखिए, लगभग उस समय जितने युद्ध लड़े जा रहे थे, उन युद्धों की एक बड़ी खास बात क्या थी? उनमें संधि हुआ करती थी, और किसी ना किसी संधि के तहत क्या काम किया जाता था? उस युद्ध को रोक दिया जाता था। ठीक है ना? बिना निर्णायक युद्ध की बात करें तो वो यही तरीका था। ओके, युद्ध हो गया और युद्ध के बाद एक संधि कर लेंगे, और संधि करने के बाद युद्ध को क्या कर दिया जाएगा? विराम दे दिया जाएगा। ओके, तो मुंगी सिवागाम की संधि इनके बारे में जरूर याद रखें। ओके, चलिए। इन्हीं के काल में क्या होता है? कई सारे वंशों का उदय होता है। इनके काल में क्या होता है? कई तरह के वंश जो है उनका भी उदय होता है। ओके, जो कि मराठा राज्य के अंडर आएंगे। देखा जाए तो गायकवाड़ हो गए। कौन से? गायकवाड़ वंश का उदय होता है। और गायकवाड़ वंश की बात करें तो ये बड़ौदा का जो क्षेत्र है, कौन सा? बड़ौदा का जो क्षेत्र है, इसके अंदर गायकवाड़ वंश आ जाता है। सिंधिया वंश आता है, सिंधिया का उदय होता है। ये भी क्या है? मराठा है। और इनकी बात करें तो ये ग्वालियर से है। ठीक है ना? इसके अलावा बात करें तो होलकर कहां से हैं? इंदौर से रहेंगे। ठीक है ना? देखिए, मराठा साम्राज्य काफी बड़ा है। और इसके अलावा था भोंसले, तो भोंसले कहां से रहेंगे? नागपुर वाले क्षेत्र से रहेंगे। देखिए, ये चार मराठाओं के अंदर जरूर आपको याद रखने हैं। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा है कि गायकवाड़ थे, ये कहां से थे? तो ये बड़ौदा से रहेंगे। सिंधिया के बारे में पूछा जाए तो ये ग्वालियर से रहेंगे। होलकर के बारे में पूछा जाए तो इंदौर से रहने वाले हैं। और भोंसले कहां से रहेंगे? नागपुर से रहेंगे। कई बार क्या होता है, बड़े जो एग्जाम होते हैं वो क्या काम करते हैं? इनके क्रम को पूछ लेते हैं। जैसे यहां गायकवाड़ दे दिया और एक तरफ दे दिया होलकर। इनका करना है सही मिलान। एक तरफ कौन सा दे देंगे? इंदौर दे देंगे, और दूसरी तरफ कौन सा दे देंगे? बड़ौदा। तो आपको इनका क्या करना पूछ लेता है? कई बार मिलान पूछ लेता है कि इनका सही मिलान क्या रहेगा। ओके, और जब हम खास करके मराठा द्वितीय और मराठा तृतीय युद्ध देखेंगे, एंग्लो मराठा द्वितीय और तृतीय युद्ध देखेंगे, तब इन वंशों के ऊपर फिर से जिक्र करेंगे। गायकवाड़, सिंधिया, होलकर और भोंसले। तो ये क्या होती है? उस समय इन चारों का भी उस समय उदय हो रहा होता है। इसके अलावा क्या होता है? नादिर शाह का भारत पे आक्रमण। क्या होता है?
नादिर शाह का भारत पे आक्रमण। नादिर शाह का भारत पे आक्रमण। देखिए ये आक्रमण बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्या है, ये आक्रमण अहम भूमिका निभाता है क्योंकि इस समय क्या है, जो तख्त ए ताउज है और जो कोहिनूर है, ये मुख्य रूप से क्या है, भारत से बाहर चले जाते हैं। इसके अलावा 70 करोड़ की, कितने की, 70 करोड़ रुपए की धन संपदा भारत से लूट ली जाती है। ओके, देखिए साथियों, तख्त ताउज की जब बात आती है, नादिर शाह की बात आती है, तो युद्ध होता है करनाल का। कौन सा युद्ध होता है? करनाल का युद्ध होता है 1739 में। कब होता है? 1739 में करनाल का युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह होंगे और दूसरी तरफ कौन होंगे? नादिर शाह। देखिए 1739 में करनाल का युद्ध होता है जो कि हरियाणा में है। ओके, इस युद्ध में क्या होता है, नादिर शाह जीत जाता है और जीतने के बाद जो मुगल काल के अंदर तख्त ए ताउज हुआ करता था और कोहिनूर हीरा होता था, उसको अपने साथ ले जाता है और साथ में क्या काम करता है, दिल्ली में भारी लूटपाट करता है। लगभग 70 करोड़ की धन संपदा लूट के भारत से भाग जाता है। उस वक्त की 70 करोड़, अनुमान लगा सकते हैं आज ये कितनी बड़ी रकम या कितनी बड़ी पैसे होंगे। एक बात और देख लेते हैं साथियों कि ये कोहिनूर हीरा जो है, इसका सफर बड़ा रहा है भारत में। अनेक राजा इसने देखे, अनेक उतार चढ़ाव कोहिनूर हीरा भारत में देख चुका है। अनेक तरह की बदलाव जो हुए हैं इनके समय में देखने को मिले। सबसे पहले क्या होता है, दक्षिण भारत की खदानों से निकलता है। कातियान जो वंश है उनके पास कोहिनूर हीरा हुआ करता था। फिर क्या हुआ, आपने मलिक काफूर का नाम सुना होगा मध्यकालीन में। किसका? मलिक काफूर, जो क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति भी था। कौन? मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ये पहली बार कोहिनूर हीरे को दिल्ली में लेके आता है और उसके बाद क्या होता है, लगातार ये जो दिल्ली के राजा रहे हैं, दिल्ली के जो राजा या सम्राट रहे हैं, इनके ताज की शान बना रहा है कोहिनूर। उसके बाद क्या होता है, जब 1739 में नादिर शाह इसको क्या है, अपने साथ ले जाता है और वापिस जब सिख जो राज्य है या सिख जो क्षेत्र है वो मजबूत होगा महाराणा रणजीत सिंह के नेतृत्व में, तब कोहिनूर वापिस भारत आएगा। और जब 1849 में द्वितीय सिख युद्ध में सिख हार जाएंगे तो यही हीरा वापिस कहां चला जाएगा? इंग्लैंड चला जाएगा, रानी के ताज में। और आज भी भारत की ये शान कोहिनूर हीरा आज भी क्या है, वहां रानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। पर एक बात कहते हैं साथियों कोहिनूर हीरे के बारे में कि ये जिस भी वंश के पास गया उस वंश को इसने बर्बाद कर दिया। जब ये खिलजी वंश में आया तो खिलजियों का, अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई बड़ा राजा इतना देखने को नहीं मिलता। उसके बाद क्या है, जब ये नादिर शाह के पास गया तो नादिर शाह भी वहां से हारना शुरू हो गया। उसके बाद जब महाराणा रणजीत सिंह के पास आया तो 2 एंग्लो सिख युद्ध के अंदर महाराणा रणजीत सिंह भी सिख साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और उसके बाद कहते हैं जब इंग्लैंड में ये हीरा जाता है तो कहते हैं उस वक्त इंग्लैंड की रानी का जो अधिकार था या इंग्लैंड का जो राज था उसके अंदर कभी रात नहीं हुआ करती थी। मतलब एक साथ कई देशों पे राज था। जब भारत में सूर्य उदय होता था तो किसी देश में सूर्य अस्त होता था और किसी में सूर्य उदय होता था तो भारत में सूर्य अस्त होता था। परंतु धीरे धीरे वो भी क्या हो गए, सारे स्वतंत्र हो गए। मिथ्या है या सत्य है ये तो समय बताएगा, पर
इस कोहिनूर हीरे का सफर बहुत लंबा रहा। अनेक भारतीय राजनीति के इसने उतार चढ़ाव देखे हैं और अनेक भारतीय वंश इन्होंने देखे। ओके, तो ये मुख्य बातें थी। दूसरे जो पेशवा बाजीराव थे, इनके समय में अनेक उतार चढ़ाव भारतीय राजनीति के देखने को मिलते हैं, चाहे वो दिल्ली को लेके रहे हो, चाहे वो मुगलों पे आक्रमण रहा हो, चाहे वो नादिर शाह का आक्रमण रहा हो, चाहे करनाल का युद्ध रहा हो, चाहे पालखेड़ा का युद्ध रहा हो जिसमें मुंगी सिवा गांव की संधि हुई हो, चाहे इन्होंने अपनी सेना का विस्तार किया हो, चाहे गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग किया हो, चाहे बुंदेलखंड के छत्रसाल की इन्होंने मदद की हो, जहां पे इनको मस्तानी से मुलाकात होती। ओके, तो यहां तक का कंटेंट सारा समझ में आया या नहीं? आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं अगले पेशवाओं की। देखिए, अभी जो नाना साहिब को हम तीसरे पेशवा के रूप में पढ़ेंगे, इनके समय तक पेशवाओं की स्थिति बहुत मजबूत होगी, और मजबूत इतनी होगी कि अंग्रेजों में भी सीधे रूप से हिम्मत नहीं होगी कि वो पेशवाओं के साथ टक्कर ले सके। ठीक है ना, इसीलिए लगातार ये इनसे बचते आ रहे थे। परंतु जिस कूटनीति के लिए अंग्रेजों को जाना जाता है, उस कूटनीति का ये परिचय भी देंगे और ये अपनी नीतियों में कामयाब भी होंगे। देखिए साथियों, यदि भारत टुकड़ों में न बंटा होता तो शायद भारत की जो स्थिति देखी हमने वो नहीं देखनी पड़ती। एक वाक्य आता है इतिहास में, कब? जब सम्राट का आक्रमण होता है भारत पे, और भारत कितने भागों में बंटा होता है? 16 महाजनपद में बंटा होता है। उस वक्त भारत के पास चाणक्य जैसा तेज बुद्धिमान था, जिन्होंने इन 16 महाजनपद के ऊपर एक छत्र राज करवाया और विश्व विजेता सम्राट के हमले को नाकाम करने का काम किया। यदि इस समय भी ऐसा होता कि भारत पे एक छत्र अगर किसी का राज होता, छोटी छोटी रियासतों में नहीं बंटा होता, तो अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था भारत को जीत पाना। ठीक है ना, इसीलिए बार बार आपसी भाईचारे की बात की जाती है, ताकि इस देश के टुकड़े न हो सके और इसकी अखंडता को बनाया रखे जा सके। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पेशवा की। तीसरे पेशवा का नाम है बालाजी। क्या नाम देखने को मिलता है? बालाजी, और इनको नाना साहिब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नाना साहिब के नाम से इनको जाना जाता है। तो पूछ लेते हैं नाना साहिब कौन थे। तो नाना साहिब कौन है? तीसरे पेशवा है, जो कि 1740 से लेकर 1761 तक भारत के ऊपर मराठाओं के ऊपर पेशवा के रूप में काम करने का काम करें। ओके, इनके समय में क्या होता है? जो शाहू महाराज थे, कौन? शाहू महाराज थे, इनकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है ना, जब शाहू महाराज हम जब छत्रपतियों का क्रम पढ़ रहे थे, तो अंतिम जिनको पढ़ा था वो थे शाहू महाराज, और शाहू महाराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ओके, और इसके बाद क्या है? राजा राम द्वितीय क्या बनते हैं? कौन? राजा राम जो सेकंड है, ये क्या बनते हैं? अगले छत्रपति बनते हैं। परंतु सत्ता इनके हाथ में भी नहीं है, सिर्फ महज नाम मात्र के क्या रहेंगे? राजा रहेंगे। ओके, ये राजा राम क्या काम करते हैं? संगोला की संधि करते हैं। कौन सी? संगोला की संधि करते हैं। और संधि करने के बाद क्या है? पुणे को राजधानी बना दिया जाता है, और जो पेशवा का पूर्ण अधिकार होता है, पेशवा जो छत्रपति की शक्तियां होती है, वो पूर्ण रूप से किसको दे देते हैं? पेशवा को दे देते हैं। और इसके अलावा क्या बनती है? पूना को बनाई जाती है, इनकी नई राजधानी बनाई जाती है। और नाना साहिब ऐसे प्रतापी पेशवा हुए हैं जिन्होंने मराठाओं की शक्ति को काफी हद तक बढ़ाने का काम किया था। ओके, पानी। ओके, चलिए इसके अलावा क्या होता है? इनके समय में एक बड़ा काम यह होता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। कौन सा होता है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड युद्ध होता है किसका? पानीपत का। समय क्या होगा पानीपत के युद्ध का? 14 जनवरी
1761। कौन सा युद्ध होता है? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली एक तरफ रहेंगे और दूसरी तरफ कौन रहेंगे? नाना साहिब या बालाजी तीसरी तरफ रहने का काम करें। ओके, यदि नाना साहिब की बात की जाए तो जो तोप खाना इनका था, देखिए इतना डीपली तो नहीं पहुंचता पर फिर भी बता देता हूं कि इब्राहिम नाम का, कौन? इब्राहिम नाम का जो शख्स था, इनका मुख्य तोप खाना और इनका कैसे तोपची इनका मुख्य रूप से हुआ करता था, क्योंकि इस समय युद्ध में भरमार या भरपूर मात्रा में तोप का प्रयोग हुआ है। सेनापति की बात करें तो विश्वास राय देखने को मिलेंगे। सेनापति कौन होंगे? विश्वास राव जो हैं इनके क्या रहने वाले हैं? सेनापति रहने वाले हैं। जबकि सदाशिव राव, कौन? सदाशिव राव भाऊ, ये क्या है? इनके कह सकते हैं वास्तविक सेनापति थे। ये क्या थे? इनके वास्तविक सेनापति इनके थे। देखिए तृतीय जो युद्ध होता है पानीपत का, तीसरा पानीपत का युद्ध, पानीपत के जितने भी युद्ध रहे हैं ये सारे के सारे युद्ध क्या रहे हैं? काफी ज्यादा निर्णायक रहे। भारतीय राजनीति में अहम भूमिका रखते हैं पानीपत के तीनों युद्ध, चाहे वो बाबर ने लड़ा हो, चाहे वो अकबर ने बैरम खां के नेतृत्व में लड़ा हो, चाहे पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के अंदर जो बालाजी या नाना साहिब थी इनके बीच में लड़ा गया। इसमें क्या होता है? जो मराठा होते हैं इस युद्ध में, जो मराठा हैं, मराठा क्या है? हार जाते हैं और हारने के साथ ही क्या होता है? मराठाओं की शक्ति कमजोर होने लग जाती है। मराठा साम्राज्य का विघटन होना यहीं से शुरू होता है। आरंभिक फेज में देखा जाए तो नाना साहिब ने अपनी शक्तियों को काफी ज्यादा बढ़ाया, राज्य का विस्तार किया, परंतु धीरे धीरे आगे आते आते क्या होता है कि मराठा ध्वस्त होने लगते हैं। कारण क्या था? कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली बदला लेने आते हैं अपने वाइस राय का। इन वाइस राय को क्या है? लाहौर से मराठा क्या काम कर देते हैं? इनको हटा देते हैं या लाहौर से इनके वाइस राय को निकाल दिया जाता है। ओके, और वाइस राय का नाम देखा जाए तो तैमूर शाह देखने को मिलता है। क्या नाम देखने को मिलता है? तैमूर शाह नाम देखने को मिलता है वाइस राय का, जिनको मराठा निकाल देते हैं या निष्कासित कर देते हैं। और इसी चीज का बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली क्या काम कर देता है? मराठाओं पे आक्रमण कर देता है। नतीजा क्या होता है? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध होता है और यह युद्ध मराठाओं के लिए निर्णायक इसलिए साबित होता है क्योंकि इस युद्ध में मराठा हार जाते हैं और मराठाओं की शक्ति भारत में कम होने लगती है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले पेशवा की, कि अगले पेशवा कौन होंगे नाना साहिब के बाद। देखिए इसके बाद लगातार क्या होता है? पेशवा कमजोर होते चले जाएंगे भारत में। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के बाद काफी ज्यादा नुकसान अहमद शाह अब्दाली ने पहुंचाया था। और इसके बाद जो आगे बनते हैं वो बनते हैं माधव राव। कौन बनते हैं? माधव राव। माधव राव अगले बनते हैं जो कि 1761 से लेके 72 में, 1761 से लेके 1772 तक क्या करेंगे? पेशवा के पद पे काम करेंगे। ये भी एक बड़ा काम करते हैं। इनका एक ही काम याद रख लेना कि 1771 में, कब? 1771 में ये क्या काम करते हैं? मुगल बादशाह को, मुगल बादशाह होता है इस वक्त शाह आलम। कौन होते हैं? शाह आलम। शाह आलम को पेंशन पे दिल्ली में बिठा दिया जाता है या दिल्ली की गद्दी पे बिठा दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि माधवराव ने क्या काम किया? 1761 में शाह आलम से सारे अधिकार छीन लिए और अधिकार छीनने के बाद महज एक पेंसिल पे, कि आपको सिर्फ एक पेंसिल दी जाएगी, आपके पास दीवानी या
किसी भी तरह के अधिकार नहीं रहेंगे। उन अधिकारों का वास्तविक प्रयोग जो है वो मराठा करेंगे। आप सिर्फ गद्दी पे बैठे रहिए और वार्षिक पेंशन का प्रयोग करिए। ओके, इनके बाद जो अगले पेशवा देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं नारायण राव। कौन? नारायण राव। इनके बारे में कुछ ज्यादा याद मत रखना, इतना कोई इन्होंने बड़ा काम नहीं किया। माधव राव इसके बाद अगले बनते हैं, माधव राव द्वितीय या सेकंड। देखिए, एक माधव राव पहले आ रहे हैं, एक बाद में आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इनके बारे में याद रखना है। ये क्या काम करते हैं? नाना जो फडणवीस है, कौन है? नाना फडणवीस, इनको अपना नेतृत्व दे देते हैं पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य का। क्या होता है? नाना फडणवीस को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? माधवराव द्वितीय के द्वारा। और नाना फडणवीस क्या काम करते हैं? 12 बाई कोसिक, कौन सा? 12 बाई कोसिक, इसकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। कई बार पूछ लेता है 12 बाई कोसिक की भाई कोसिक की नियुक्ति कौन करता है? तो नाना फडणवीस करते हैं। किसके समय में? माधवराव द्वितीय के नेतृत्व में। और ये काफी हद तक जो मराठा साम्राज्य विघटित हो रहा था, टूट रहा था, कमजोर हो रहा था, उसको ताकत देने का काम किया था। तो नाना फडणवीस के बारे में ये महत्वपूर्ण बात है, ये याद रख लेना। और अगले हैं बाजीराव द्वितीय। अगले कौन से हैं? बाजीराव द्वितीय। और ये क्या है? अंतिम है। ये क्या है? अंतिम पेशवा के रूप में काम करेंगे। यानी कि ये जो जितने हमने अब तक पढ़े हैं, इन पेशवाओं के क्रम को जरूर याद रखना है और इनके बारे में जो मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई, उन महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है। ओके, चलिए, एक घटना और घटती है। वो घटना क्या है कि जब 12 भाई कोसिक को नियुक्त किया जाता है नाना फडणवीस के द्वारा, तो उस वक्त क्या है, जो बाजीराव है, या सॉरी छत्रपति जो रघुनाथ है, कौन है? रघुनाथ। ये रघुनाथ काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं इस 12 भाई कोसिक से, क्योंकि ये काफी ज्यादा सख्ताई के साथ अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, जबकि जो छत्रपति रघुनाथ है वो इनके अनुरूप नहीं चल पाते हैं। और यही कारण है कि रघुनाथ जी क्या काम करते हैं? दिल्ली भाग जाते हैं। कहां भाग जाते हैं? दिल्ली भाग जाते हैं, पुणे से, क्योंकि पुणे इनकी क्या है? राजधानी है। अपनी राजधानी से दिल्ली भाग जाएंगे और दिल्ली के अंदर जाके ये क्या है? अंग्रेजों से मिलेंगे और अंग्रेजों से क्या है? सहायता मांगने का काम करेंगे। ओके, अंग्रेजों से क्या है? ये सहायता मांगेंगे और अंग्रेज इनको सहायता प्रदान भी करेंगे। और इसका नतीजा क्या होगा? 3 आंग्लो मराठा युद्ध देखने को मिलेंगे। ओके, उन 3 एंग्लो मराठा युद्ध में समय पूछ लेता है, कई बार उनका कारण भी पूछ लेता है, तो यह महत्वपूर्ण रहेगा। सर, पानी देना है, स्टॉप कर। तो इस तरह से क्या होता है साथियों कि हमने जो इनके छत्रपति थे, उन छत्रपतियों के बारे में देखा और उसके बाद क्या है? पेशवाओं के बारे में देखा। अब हमें सिर्फ महज पढ़ने हैं, तो पढ़ने हैं जो 3 मुख्य रूप से एंग्लो युद्ध होने बाकी है। इन एंग्लो युद्ध से अनेक बार क्वेश्चन हुआ है, चाहे वो 1775 से लेकर 82 के बीच में प्रथम मराठा युद्ध रहा हो, चाहे 1803 से लेकर 1805 के बीच में दूसरा युद्ध रहा हो, चाहे 1817 से लेकर 1819 के बीच में तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध रहा। इन युद्ध से क्या है? इन तीनों एंग्लो मराठा युद्ध से एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो अगले लेक्चर के अंदर आपसे साथियों फिर मिलते हैं। तब तक आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करते रहिए। और जो पेशवा और छत्रपतियों का हमने कर्म और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें देखी, उनको अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि इस बार जो स्टेट पीएससी का एग्जाम होना है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना। ठीक है ना? तो चलिए साथियों, इसी के साथ आपसे मैं अलविदा चाहूंगा। कल इसी वक्त
अगले लेक्चर में हम तीनों एंग्लो मराठा युद्ध के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक अलविदा चाहूंगा। लाइक कमेंट शेयर करिए और जय हिंद जय भारत।